समाचार, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 30 जनवरी को कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण परियोजना का करेंगे शुभारंभ। सहकारिता मंत्रालय सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के प्रति है कटिबद्ध। कृषि स्टार्टअप केंद्र के रूप में उभर रहा है जम्मू कश्मीर। कठुआ के हीरानगर में किसान सम्मेलन से संबोधन में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर को बैंगनी क्रांति के जन्म स्थान के रूप में किया है प्रतिष्ठित। मध्य प्रदेश और राजस्थान ने केंद्र सरकार के साथ 75,000 करोड़ रुपए के पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान संशोधित नहर परियोजना के त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। परियोजना से मध्य प्रदेश और राजस्थान में 5.6 लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र में सिंचाई की हो सकेगी व्यवस्था। और बिहार सरकार राज्य में किसानों को औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती के लिए दे रही है अनुदान। लेमन ग्रास, पाम रोजा, तुलसी, शतावरी एवं खस की खेती के लिए किसानों को 50% या अधिकतम 75,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का मिलेगा अनुदान। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 30 जनवरी को नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालयों की कंप्यूटरीकरण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने और करोड़ों किसानों को समृद्ध बनाने के प्रति कटिबद्ध है। कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की कंप्यूटरीकरण परियोजना के तहत 13 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित ARDB की 1,851 इकाइयों को कंप्यूटरीकृत करने और उन्हें एक कॉमन नेशनल सॉफ्टवेयर के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा इस पहल का उद्देश्य ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करना, किसानों को ऋण वितरण में सुविधा प्रदान करना और योजनाओं की बेहतर मॉनिटरिंग और असेसमेंट के लिए रियल टाइम डाटा एक्सेस को संभव बनाना है। इससे उन छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होगा जो जमीनी स्तर पर पैक्स के माध्यम से ऋण और संबंधित सेवाओं के लिए ARDB से जुड़े हुए हैं। सहकारिता मंत्रालय की प्रमुख पहलों के अंतर्गत देश भर में पैक्स को नाबार्ड से जोड़ा जा रहा है। अब तक 50,000 से अधिक पैक्स CSC से जुड़ चुके हैं और 30,000 से अधिक ने सेवाएं देना भी शुरू कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान ने केंद्र सरकार के साथ 75,000 करोड़ रुपए के पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान संशोधित नहर परियोजना के त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान संशोधित नहर परियोजना एक जीवन दायिनी गंगा की तरह तो होगी ही, साथ ही आर्थिक परिदृश्य को बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। परियोजना से मध्य प्रदेश के चंबल और मालवा क्षेत्र के 13 जिले लाभान्वित होंगे। इस लिंक परियोजना में मध्य प्रदेश और राजस्थान में 5.6 लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र में सिंचाई के साथ ही पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों और मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्र के 13 जिलों में पेयजल और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। पूरे देश भर के ऐसे हाइड्रोलॉजी के एक्सपर्ट और इसके साथ साथ में मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के इंजीनियर्स को साथ बिठा करके काली सिंध पार्वती चंबल परियोजना इस पर विचार किया था। हमने कल उस परियोजना के समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है।
ये निश्चित रूप से इन 13 जिलों के लिए एक जीवनदायिनी गंगा के रूप में तो होगी, लेकिन साथ साथ में वहाँ के आर्थिक परिदृश्य को बदलने में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगी। और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर कृषि स्टार्टअप केंद्र के रूप में उभर रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की झांकी में भद्रवाह के लेवेंडर के खेतों को प्रदर्शित किया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर को राष्ट्रीय स्तर पर बैंगनी क्रांति के जन्म स्थान के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है और जिसका अनुकरण अब उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश, नागालैंड के रूप में अन्य हिमालयी राज्यों में भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कृषि स्टार्टअप केंद्र की नींव जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के सुरमे नगर भद्रवाह में रखी गई है, जहां लेवेंडर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। कठुआ के हीरानगर में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रसारण में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की खेती में सफलता की इस कहानी के बारे में विस्तार से बताते हुए श्रोताओं को भद्रवाह के छोटे से नगर के बारे में बताया था, जहां यह प्रयोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अरोमा मिशन के रूप में किया गया था। डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये प्रयास भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि भद्रवाह के 3000 से अधिक समृद्ध लेवेंडर उद्यमियों ने भारत के युवाओं को कृषि के माध्यम से स्टार्टअप्स का एक नया और आकर्षक रास्ता दिखाया है और ये 2047 तक भारत के भविष्य के आर्थिक विकास और पीएम मोदी के विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में मूल्य संवर्धन में योगदान होगा। और देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार किसानों को परंपरागत खेती को छोड़ अन्य फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसानों को इन नई फसलों की खेती करने में किसी प्रकार की आर्थिक बाधा न आए, इसके लिए सरकार किसानों को अनुदान भी उपलब्ध करा रही है। इस क्रम में बिहार सरकार ने राज्य में किसानों को औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती के लिए अनुदान उपलब्ध कराने के लिए आवेदन मांगे हैं। उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार राज्य के चयनित जिलों में औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत फसल विविधीकरण योजना चला रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य में फसल विविधीकरण अंतर्गत सुगंधित एवं औषधीय पौधों तथा शुष्क बागवानी फसलों के क्षेत्र विस्तार हेतु किसानों को सहायता अनुदान देकर जलवायु परिवर्तन के अनुरूप फसल पद्धति विकास के लिए बेहतर विकल्प प्रदान कर उनकी आय में वृद्धि करना है। बिहार सरकार ने फसल विविधीकरण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 500 हेक्टेयर क्षेत्र का भौतिक लक्ष्य रखा है। सरकार इसके लिए 3,82,50,000 रुपए खर्च करेगी। उद्यान निदेशालय बिहार सरकार द्वारा किसानों को लेमन ग्रास, पाम रोजा, तुलसी, शतावरी एवं खस की खेती के लिए अनुदान दिया जा रहा है। विभाग द्वारा इन फसलों की उगाई का लागत 1,50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर रखी गई है, जिस पर लाभार्थी किसान को 50% अधिकतम 75,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाएगा। इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसान को उद्यान निदेशालय की विभागीय वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाना होगा। और भारतीय खाद्य निगम देश के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए देश भर में गुणवत्ता नियंत्रण पर लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में दिल्ली में गुणवत्ता नियंत्रण लैब का शुभारंभ किया गया। एफसीआई के उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक सचिनेंद्र कुमार पटनायक ने इस लैब का शुभारंभ किया। इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की सचिनेंद्र कुमार पटनायक से। भारत सरकार देश के 80 करोड़ पात्र लाभार्थियों को पोषकता युक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है और इसमें मिशन मोड पर भारतीय खाद्य निगम की भूमिका महत्वपूर्ण है। और अभी इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नॉर्थ ईडी सचिनेंद्र कुमार पटनायक। सर, अगर बात करें गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न देना, फोर्टिफाइड फूड आम नागरिकों को उपलब्ध कराना, ये प्रतिबद्धता भारत सरकार की और इसमें एफसीआई पूरा काम कर रही है। आपने ये क्यूसी लैब शुरू की है, इसका क्या मकसद है?
हमारा जितना जो क्वालिटी कंट्रोल का पैरामीटर्स है, ये सबको यहाँ पे भी टेस्टिंग होगा। हमारे हर डिपो में एक लैब रहता है, उसके बाद डिवीज़न में भी रहता है, ये उसके फिर यहाँ पे भी है, जोनल ऑफिस में भी रहता है, ताकि हम लोग हर प्रकार की जो क्वालिटी हमारा पैरामीटर्स है उसको हम लोग इंश्योर करते हैं, कोई भी एक भी दाना यहाँ से पुअर क्वालिटी का ना जाए। यहाँ पर कौन कौन से खाद्यान्न की गुणवत्ता की जांच होगी और उसके बाद ये बाजार में उसके बाद उतरता है या पहले ही? राइस और व्हीट दोनों हम लोग मेनली डील करते हैं। अभी मिलेट्स को भी हम लोग ले लिए हैं, हम लोग लेना चालू किए हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये सभी का टेस्टिंग होता है हमारा डिपो में, हर डिपो में एक लैब होता है। वो कोई भी फूड ग्रेन हम लोग जब लाते हैं या फिर इशू करते हैं, दोनों टाइम में हम लोग इसको एक बार टेस्टिंग करके ही या तो लेते हैं या फिर इशू करते हैं। तो इसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि जब भी हम किसी को कोई पीडीएस को सप्लाई करें, इसका क्वालिटी सबसे बेहतर हो। पोषकता के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न आम नागरिकों को मिल रहा है और उसमें फोर्टिफाइड राइस भी आपका दिया जा रहा है। तो ये क्या है फोर्टिफाइड राइस और इसमें क्या खास बात होती है? फोर्टिफाइड राइस में हम लोग विटामिन्स और मिनरल उसको फोर्टिफाई किया गया है, क्योंकि जो देखा गया है कि जो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है हमारे सोसाइटी में कुछ वर्ग के ये में, तो उनको जैसे वो फोर्टिफिकेशन होने से उनका ओवरऑल ग्रोथ होगा। इसी को एम रखते हुए हम लोग ये फोर्टिफाइड राइस को इसको स्टार्ट किए हैं। अभी सभी पूरा 100% राइस हम लोग फोर्टिफाइड राइस ही देते हैं। जिस तरह से गुणवत्ता और मानकों की बात लगातार एफसीआई कर रही है, आपके एफसीआई की अगर बात करें तो दिल्ली रीजन में कितने स्टोरेज हैं और कितनी क्वालिटी कंट्रोल लैब हैं? हमारे पास 3.227 लाख MT का हमारा स्टोरेज स्पेस है, जो कि दिल्ली के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। हमारे यहाँ का जो रिक्वायरमेंट है सब मिला के 60-70 हज़ार का है, तो हम लोग इसको आराम से, हमारे पास मिनिमम 6-8 महीने का स्टॉक हमेशा हम रखने के काबिल है। एफसीआई आजकल डिजिटल सिस्टम को बहुत अपना रहा है, किसानों को पैसा उनके खाते में तकरीबन 34-35 घंटे में पहुंच जाता है। हम लोग बहुत सारे टेक्नोलॉजी का अभी इंट्रोडक्शन किए हैं। जैसे अभी आप एक ऑटोमेटिक ग्रेन एनालाइजर है, इसमें हमारा जो ग्रेन आता है वो पहले मैनुअली किया जाता था, अभी वो ऑटोमेटिक होता है और वो AI बेस्ड है, ताकि आपको कोई भी ह्यूमन एरर जो होता है वो सब नहीं होगा। तो इसमें क्या फ़ायदा होगा, फार्मर को भी फ़ायदा है कि उसका जो गेहूँ आएगा उसको या चावल आएगा उसको लगेगा कि अच्छा मेरा क्वालिटी कोई सब्जेक्टिव नहीं है, ये इसके थ्रू ही होगा। सिमिलरली राइस मिलर्स आर ऑल्सो हैप्पी कि ठीक है हम लोग ऑटोमेटिक ग्रेन एनालिसिस के थ्रू होता है, कोई किसी का ह्यूमन एरर होने का चांस कम है। सिमिलरली जब हम लोग देते हैं तो वी इंश्योर दैट 48 आवर्स के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए फार्मर को। अगर बात करें इसी लैब की, इसमें कौन कौन सी मशीनें यहाँ रखी गई है, किस किस चीज़ की गुणवत्ता होती है चावल या गेहूँ की अगर बात करें तो? हमारा केमिकल टेस्ट यहाँ पे होता है, डीहस्किंग होता है, ये सब बहुत सारा टेस्ट हम लोग यहीं पे करते हैं। ये हमारा डेली ट्रांजैक्शन के लिए नहीं है, ये लैब जो है हमारा कोई नेक्स्ट लेवल का चेकिंग के लिए है। जो डेली ट्रांजैक्शन होता है डिपो लेवल में हम करते हैं। तो ये भारतीय खाद्य निगम के रीजनल ED सचिनेंद्र कुमार पटनायक, जिनका मानना है कि क्वालिटी कंट्रोल लैब के बनने से एक और जहां देश के पात्र लाभार्थियों को PDS के जरिए जो खाद्यान्न उपलब्ध करा जाएगा वो गुणवत्ता और पोषकता युक्त होगा। साथ ही साथ जो भारत सरकार का लक्ष्य है हर व्यक्ति को पोषक आधारित डाइट देना, उसकी प्रतिपूर्ति करने का ये लैब महत्वपूर्ण माध्यम भी होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज दिल्ली। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के किसान इन दिनों बारिश न होने से परेशानी का सामना कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि मौसम की इस मार से उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया है। किसानों ने अपने खेतों और फसल का हाल दिखाते हुए कहा कि अगर जल्द बारिश ना हुई तो हमारी फसल और खेतों को कोई नहीं बचा सकता। वीरान खेत और मुरझाए पेड़ दिखाते हैं अनंतनाग के किसानों की मायूसी। ये है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के किसान। इनका कहना है कि घाटी में 2 महीनों में बारिश ना होने के बाद अब उनकी फसल बर्बाद होने की कगार पर है। किसानों का कहना है कि खेती बाड़ी के लिए बारिश के पानी पर ही निर्भर रहने और 2 माह के अंतराल से क्षेत्र में बारिश नहीं होने के कारण अब उनकी फसलें सूखने वाली हैं। इससे उनकी परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। उनकी कड़ी मेहनत से लगाई गई फसल सूखने के कगार पर पहुंच चुकी है। किसानों ने बताया कि अगर 1 हफ्ते तक बारिश नहीं होती है तो उनकी फसल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आने वाले समय में खाने के लिए महंगे दामों पर बाजारों से अनाज की खरीदारी करनी पड़ेगी।
जो मौसमी हालात है इस वक्त कश्मीर में, ये कश्मीर के लिए बहुत नुकसानदेह है। अगर अल्लाह ताला अपना रहम नहीं करेगा तो बहुत खराबी होगी, सब कुछ खत्म होगा। जो सेब के बूटे हैं उनमें स्प्राउटिंग शुरू होने लगी है, फूट निकलने लगा है। क्या होगा ये हमारा? नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ। अक्टूबर में बारिश हुई है यहाँ कश्मीर में, अक्टूबर से ड्राउटनेस है, ये सब खत्म हो जाएगा। अगर खुदा ताला हमारा रहम नहीं फरमाएगा ये बड़ी मुश्किल होगी। ये दुखद की बात है सर, हार्टिकल्चर के लिए भी, एग्रीकल्चर के लिए भी। अगर आने वाले दिनों में ये बर्फबारी नहीं हुई तो ये बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा फिर। अभी तो बर्ड्स निकलने आए हैं, सुबह के निकलने आए हैं सर, ये तो सूखा पड़ा हुआ है सभी यहाँ पे। जी, अल्लाह से यही दुआ चाहते हैं कि बर्फबारी गिरना चाहिए सर। जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, चाहे एप्पल हो, चाहे पेयर हो, चाहे वॉलनट हो या कोई दीगर अकसाम है, उसमें कुछ चिलिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ आवर्स की। वो चिलिंग रिक्वायरमेंट्स उसको मिल सकती हैं। ये जो बर्फ़बारी है, इट एड्स ब्यूटी टू आवर वैली। ये एक अपनी इसमें ये हमारे सेक्टर के लिए, खासकर हॉर्टिकल्चर सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इसके लिए बहुत अहम है। जम्मू कश्मीर में दिसंबर में 79% कम बारिश दर्ज की गई है। जनवरी के पहले सप्ताह में भी बारिश नहीं हुई। घाटी में कम बर्फबारी और घटते जल स्तर से किसानों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ऐसे में किसान प्रार्थनाओं का सहारा लेकर केवल बारिश की बाट जोह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में बर्फीली ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कम से कम 2 से 3 दिन घना कोहरा और भीषण ठंड की स्थिति बनी रहेगी। 3 फरवरी तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर वर्षा की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक फरवरी के पहले हफ्ते तक कश्मीर घाटी के अधिकतर स्थानों पर हल्की बर्फबारी होगी। 30 जनवरी से 3 फरवरी तक मैदानों में बारिश और मध्य एवं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 31 जनवरी को मध्य एवं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। बिहार में सरसों के खेत में निराई कर सकते हैं। सरसों के खेत में सिंचाई करते रहें। यहाँ मक्के के खेत में निराई करें। मक्के के खेत में ही जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी गेहूं की बुआई करें। गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। किसान काबुली चने की बुआई करते रहें। काबुली चने के खेत में सिंचाई करें। बिहार में आलू के खेत में निराई कर लें। आलू के खेत में सिंचाई भी करें। इसके अलावा प्याज की बुआई का सही समय है। वहीं के किसान लहसुन के खेत में निराई कर सकते हैं। लहसुन में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लहसुन में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर लें। झारखंड में प्याज की रोपाई कर लें। किसान गेहूं के खेत में सिंचाई करें। इस समय धान की बुआई करते रहें। धान में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग कर लें। यहीं फूल गोभी की खेती के लिए खेत तैयार रखें। साथ ही पत्ता गोभी की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। झारखंड में भिंडी की खेती के लिए भी खेत तैयार करते रहें। वहां आलू के खेत में सिंचाई कर लें। इसके अलावा टमाटर की खेती के लिए खेत तैयार करें। टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहें। अभी करेले और कद्दू की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। करेले और कद्दू के खेत में सिंचाई के लिए समय उपयुक्त है। दिल्ली स्थित पूसा संस्थान ने समय और इलाके के हिसाब से गेहूं की अलग अलग किस्में तैयार की हैं। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की HD 3059 पूसा पछेती किस्म की। इसे कई उत्तरी राज्यों और उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में बोया जा सकता है। 1 हेक्टेयर में 42.5 क्विंटल तक की पैदावार देने वाली ये किस्म 121 दिन में पककर तैयार होती है। गेहूं की WR 544 और पूसा गोल्ड किस्में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए उचित है। हालांकि ये 1 हेक्टेयर में सिर्फ 37 क्विंटल तक पैदावार देती है।
लेकिन इसमें तापमान सहन करने की क्षमता है, साथ ही जल्द भी पक जाती है। उत्तर पूर्व के मैदानी क्षेत्र के किसान गेहूं की HD 2985, जिसे पूसा बसंत भी कहते हैं, इसकी बुआई कर सकते हैं। इससे 1 हेक्टेयर में 35 से 40 क्विंटल तक की उपज ली जा सकती है। ये केवल 105 से 110 दिन में फसल तैयार हो जाती है। गेहूं की HW 2045 उत्तर पूर्व के मैदानी इलाकों के लिए तैयार की गई है। इससे प्रति हेक्टेयर 41 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है और ये पकने में 110 से 115 दिन का समय लेती है। इसी तरह HD 2932 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और तमिलनाडु के मैदानी क्षेत्रों के लिए है। 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज वाली गेहूं की ये किस्म भी महज 105 से 110 दिनों में तैयार हो जाती है। गेहूं की HW 5216 दक्षिण के पहाड़ी इलाकों के लिए है। 37 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की उपज ये देती है। HI 1563 पूसा प्राची उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों के लिए है। ये 50 क्विंटल तक की पैदावार दे सकती है। HS 490 पूसा बेकर और HS 420 शिवालिक जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उपयुक्त है। पूसा बेकर 150 दिन में, जबकि पूसा शिवालिक गेहूं की वो किस्म है जो 149 दिन में पकती है। HD 2833 पूसा तृप्ति, ये किस्म 1 हेक्टेयर में करीब 39 क्विंटल तक की उपज दे सकती है। HD 3090 पूसा मूल्य गेहूं की उन्नत किस्में हैं। ये 101 दिन में पक जाती हैं। ब्रेड और चपाती के लिए गेहूं की ये अच्छी किस्म मानी जाती हैं। और नई दिल्ली में कृषि मंत्रालय ने कृषि क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और नूतन नर्सरी को बढ़ावा देने के लिए 2 कार्यक्रम की शुरुआत की। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कार्यक्रम लॉन्चिंग के अवसर पर कहा कि कृषि में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए स्वैच्छिक कार्बन बाजार योजना की शुरुआत की है। योजना से राज्य और दूरस्थ क्षेत्र में कार्य कर रहे किसानों को फायदा मिलेगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मिट्टी में कार्बन प्रतिशत को बढ़ावा देने और कार्बन उपयुक्त तकनीक को बढ़ावा देने की जरूरत है। इससे किसानों को फायदा होगा और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी। मौके पर कृषि मंत्रालय के सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और नीति आयोग के सदस्य मौजूद रहे। हमने स्वैच्छिक कार्बन मार्केट यानी वॉलंटरी कार्बन मार्केट के माध्यम से एक फ्रेमवर्क तैयार करने का कार्य योजना को शुभारंभ किया है, जिसके माध्यम से कार्बन क्रेडिट का लाभ भी किसानों को मिले। देखिए, इसमें ये बात कही जाती है कि किसान के जो कामकाज है उसके माध्यम से भी कार्बन पैदा होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि जलवायु परिवर्तन का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण आबादी इससे ज्यादा प्रभावित होती है। इसे ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्रालय ने भूमि वानिकी स्कीम की शुरुआत की है। योजना के जरिए किसानों को नर्सरी से पौधा लेने, पेड़ उगाने और खेती से आमदनी बढ़ाने पर जोर दिया गया। एग्रो फॉरेस्ट्री है, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो, राज्यों में जितने नर्सरी है उसमें अच्छे पौधा आए, अच्छा पौधा बढ़े, अच्छे तरीके से देखभाल हो, उसका गुणात्मक दृष्टि से ग्रेजुएशन हो और वो सुविधा भारत सरकार के माध्यम से सभी राज्यों को प्राप्त हो, इसके बारे में एक रोड मैप तैयार किया गया है। और आइए अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डाल लेते हैं। खास खबर में संसद का बजट सत्र आरंभ होने से एक दिन पहले मंगलवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए ये बैठक बुलाई है। संसद का ये बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पुडुचेरी के अरविंदो आश्रम का दौरा किया। उन्होंने आश्रम में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके साथ पुडुचेरी की उपराज्यपाल डॉक्टर तिमिलासाई सौंदरराजन मौजूद रहीं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि देश विदेश के ज्यादा से ज्यादा लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आएं और पर्यटन के जरिए देश दुनिया में एकता का संदेश प्रसारित किया जाए।
ये बात उन्होंने गुजरात के एकता नगर में इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड IHCL कौशल केंद्र के उद्घाटन समारोह में कही। बिहार में एनडीए के विधायकों ने निवर्तमान अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के विरुद्ध विधानसभा के सचिव को नोटिस दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बहुमत के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष का चयन होता है और अवध बिहारी चौधरी को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। गुजरातियों पर विवादित टिप्पणी के चलते मानहानि का मुकदमा झेल रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी के खिलाफ गुजरात में दर्ज मानहानि केस खत्म करने के संकेत दिए। कोर्ट ने तेजस्वी यादव से बेहतर स्पष्ट हलफनामा दायर करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत देने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी है। मामला इनर रिंग रोड की योजना बनाने में घोटाले से जुड़ा है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए गरीब तबके के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित रखने का आरोप लगाया है। राज्यपाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी बनने के पात्र नागपट्टिनम जिले के ग्रामीणों को प्रशासनिक उदासीनता और भ्रष्टाचार के कारण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को झटका लगा है। कठुआ जिला अध्यक्ष संजीव खजूरिया सहित नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई प्रमुख नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अजीत पवार खेमे के एनसीपी विधायकों की अयोग्य करार देने की मांग वाली याचिकाओं पर फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को 15 फरवरी तक समय दिया है। इससे पहले अजीत पवार खेमे के एनसीपी विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा अध्यक्ष को 31 जनवरी तक फैसला लेने को कहा है। नागरिक संशोधन अधिनियम को लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने बड़ा दावा किया है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया है कि भारत में 7 दिनों के भीतर CAA लागू हो जाएगा। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की 8 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। करीब 204 पहिया और 250 दोपहिया वाहनों में आग की चपेट में आ गए। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। तमिलनाडु के तेनकासी के पास लॉरी और कार की टक्कर में लगभग 6 लोगों की मौत हो गई। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। कादियानल्लूर में तिरुमंगलम कोल्लम नेशनल हाईवे पर सिंगलीपट्टी और पेनायापुरम के बीच हादसा हुआ। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।